नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की मेरी सबसे फेवरेट सीरीज किताब वाला, जिसमें मैं किताबें पढ़ता हूं और फिर उनके ऑथर को बुलाता हूं अपने लल्लन टॉप स्टूडियो में। इस बार हमारे ऑथर हैं अमित लोढ़ा, जो आईपीएस ऑफिसर हैं। थैंक यू सो मच अमित, आप लल्लन टॉप स्टूडियो में आए। थैंक यू सौरभ। इनकी किताब बिहार डायरीज, द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वॉज कॉट, फॉरवर्ड बाय ट्विंकल खन्ना, और इसको प्रकाशित किया है पेंगुइन बुक्स ने। पेंगुइन का एक इम्प्रिंट है ब्लू सॉल्ट, उसने प्रकाशित किया है और 299 रुपये इसकी कीमत है। नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा आप कई बार घटिया फिल्मों में और उसको जो घटिया फिल्मों को बर्दाश्त करने के लिए पॉपकॉर्न वगैरह लेते हो, उसमें खर्च कर देते हो। किताबें पढ़ा करिए, बेहतर इंसान बनेंगे, और इसीलिए हम ये किताब वाला सीरीज़ करते हैं। पहले पन्ने से ही शुरू करते हैं अमित साहब जी। फॉरवर्ड बाय ट्विंकल खन्ना। तो ये आपके पब्लिशर ने उनको अप्रोच किया या आप उनको जानते हैं? मतलब मेरी खुशकिस्मती कि अक्षय कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। नेचुरली बिकॉज अक्षय दोस्त हैं तो ट्विंकल को मैं अच्छे से जानता हूँ। बट बात वो नहीं है। बात यह है कि ये किताब बड़ी ऑनेस्ट है, बड़ी दिल से लिखी हुई किताब है। और इसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, सर्विंग पुलिस ऑफिसर। मैंने इसमें थ्रिलिंग स्टोरी लिखी, बट साथ में काफ़ी विट और ह्यूमर यूज़ किया है। जी बिल्कुल। जो नॉर्मली आप एक पुलिस वाले से एसोसिएट नहीं करते कि अपने आप पे हंसना, अपना मजाक उड़ाना। और साथ में मैंने इसमें अपनी पत्नी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि उनका रोल सिर्फ ये नहीं कि मुझे एक मॉरल सपोर्ट देना या मैं दिक्कत में हो तो मेरे कंधे पे हाथ रखना। उनका रोल एक्चुअली इसमें कई जगह रहा है जहाँ वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड वुमन रही, इंडिविजुअल रही, जिसने मुझे बोला कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरे से एथिकली गलत कोई चीज़ हो रही है, कहाँ मैं अपने काम से थोड़ा भटक रहा हूँ, कहाँ मैं इंटेलिजेंटली काम नहीं कर रहा हूँ। कितनी बार उन्होंने मुझे सुझाव दिए। घर में तो उनको पता चल ही जाता है कि मैं किस बात को लेकर विचलित हूँ या क्या सोच रहा हूँ, या किसी क्रिमिनल को पकड़ना तो क्या करूँ उस बारे में। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम अपने घर की बात, ऑफिस की बात क्यों घर में शेयर करें, बट मेरी आदत है मैं शेयर करता हूँ उसको, और मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ। क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर मैरिज कई बार बहुत सही सी नसीहतें दी। मैं ये नहीं बोलूँगा फटकार लगे, लेकिन थोड़ा स्टर्न तरीके से बताया कि ये आप चीज़ गलत कर रहे हो। नहीं, फटकार के तो कहीं इसमें ब्यौरे हैं किताब में। जैसे किसी सिपाही से ऊंची आवाज़ में बात करना। हाँ। तो मेरी वाइफ को लगता था उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की तो क्या ज़रूरत है, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। आप सिर्फ उसको बता दीजिए उसका काम क्या है, उसको आप ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए उसमें, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, आपको 10 गुना ज़्यादा रेस्पेक्ट वो देगा। और साथ ही ये भी उसने मुझे बताया कि ये लोग आपके नीचे काम नहीं करते, आपके साथ काम करते हैं। माई सबॉर्डिनेट्स, माई कॉन्स्टेबल्स एंड ऑफिसर्स डू नॉट वर्क अंडर मी, दे वर्क विथ मी। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो तो टीम में ही काम कर सकता है, हमारा काम ही ऐसा है। तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे एक ऐसी, और लकीली ट्विंकल आप सब जानते हैं बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड वुमन है। मिसेस फनी बोल्स बहुत आर्टिकुलेट हैं। और उन्होंने भी ऐसा नहीं कि मैंने उनको किताब भेजी उन्होंने सीधा लिख दिया कि मैं अक्षय का दोस्त उससे लिख दूंगा। उन्होंने पहले बोला कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ूंगी, मुझे अच्छी लगेगी किताब तो भी मैं लिखूंगी। और उन्होंने मात्र 10 दिन में इसको पढ़ा, मुझे उन्होंने फ़ोन किया और बोला अमित आपकी किताब बहुत अच्छी है। एक बार तो मुझे लगा क्योंकि मेरी दोस्त है इसलिए बोल रही, बोला नहीं आपकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत ऑनेस्ट किताब है। आपने इसमें अपनी काफ़ी गलतियाँ लिखी हैं, आपसे क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं, और आप कितने ह्यूमन हैं आपने सब लिखा है। जो ह्यूमन फॉलिबिलिटीज़ होती हैं हम सभी में कुछ ना कुछ, तो आप दोष तो नहीं बोलूँगा, लेकिन है हम लोग कभी हम लोग किसी चीज़ को लेकर विचलित होते हैं, कभी पोस्टिंग को लेकर हमको बुरा लगता है, कभी घर के बारे में चिंता करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लिखी तो ट्विंकल को बहुत अच्छा लगा कि बहुत ऑनेस्ट किताब है, इसलिए उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा। और इस किताब पे फिल्म भी बन रही है, नीरज पांडे बना रहे हैं। लकी लोढ़ा ही नाम है उसका या कुछ और नाम है, जैसा ट्विंकल ने नाम सजेस्ट किया? अभी हमने नाम सोचा नहीं, बट इस अप्रैल से हमारा काम शुरू हो रहा है स्क्रिप्ट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में इस फिल्म को नहीं, अभी लॉक नहीं हुई है, बट जिस तरह की नीरज फिल्में बनाते हैं मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। और मुझे फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा, या किताब को लेकर जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि जो आम जनता का पुलिस के बारे में धारणा है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है। देयर पर्सपेक्टिव अबाउट अ पुलिस मैन्स लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट आफ्टर रीडिंग दिस बुक। ठीक बात। तो बिहार डायरीज़ की शुरुआत करते हैं। आप तो आईआईटी में थे, हैं आईआईटी दिल्ली में। तो आईआईटी दिल्ली में सब जाते हैं और मगिंग करते हैं खूब सारी, हैं, और फिर 4 साल बाद निकलते हैं तो ज़्यादातर की प्रेफरेंस एमएनसीज होती हैं।
तो आप भी बहुत मग्गू थे, बहुत सारे ग्रेड्स आते थे? नहीं मेरे सौरभ अब तो खैर इसमें या 5.7 वाली कैटेगरी में? मैं 5.7 की कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर था, 6.7 था मैं। अच्छा। दैट इज ऑलमोस्ट द लोवेस्ट। बड़ी खराब मेरी ग्रेड्स थी, सी ग्रेड सब में आती थी ज़्यादातर। उस वक्त बोलते मुझे बड़ा संकोच होता था, शर्म आती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती मेरी थी। मैं IIT इसलिए गया क्योंकि उस वक्त आप बोल सकते हैं भेड़ चाल, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में जब 11th-12th में देखा हर जना IIT की तैयारी कर रहा है, एग्जैक्टली सेंट ज़ेवियर जयपुर, हर जना IIT की तैयारी कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कंपटीशन की भावना कि अरे ये कर रहा है तो मैं तो IIT निकाल ही लूँगा। तो बिना सोचे समझे मैंने IIT की तैयारी की। मेरे घर में से पहले कोई IIT में नहीं था और IIT में मेरा तुरंत सिलेक्शन हो गया। वो लकी, मैथ्स में बड़ा अच्छा था, लेकिन IIT जाते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत जगह आ गया। इसमें दोष IIT का बिल्कुल नहीं, दोष मेरे में है। क्योंकि मैथ्स में अच्छा होना एक अच्छी अलग बात है और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। क्या थी ट्रेड, क्या थी? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। और वो भी मैंने ये सोच के लिया कि सिविल इंजीनियरिंग का बाद में UPSC का मुझे हमेशा था कि मैं IAS या IPS बनूं, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो IAS IPS में थे। मुझे हमेशा से था, लेकिन IIT एक ग्रेजुएशन करना था। और वहाँ जाके जब मैंने सोचा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा तो UPSC में ये सब्जेक्ट लूँगा, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो 4 साल मैंने बहुत कम पढ़ाई की, जिसके लिए मुझे कोई गर्व नहीं है। आई एम नॉट अ रोल मॉडल दैट वे। लेकिन पढ़ाई नहीं की तो मेरे ग्रेड्स ख़राब आने लगे तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गलती मेरे से हुई तो बाकी लोग ना करें। डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मैं आ गया, तो इस साइकिल बनते गए, क्योंकि डिप्रेशन में आया तो मुझे ना सब कुछ अपने में खोट नज़र आने लग गया कि मैं एक लूज़र हूँ। जिन चीज़ों में अच्छा था, जैसे क्विजिंग में, स्केचिंग तो इतनी साधारण चीज़ है, खेलने में बहुत अच्छा था, तो किसी नॉर्मल मैच में किसी को आ जाता था। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिशन होता था, हम पहले से डिसाइड कर लेता था कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं हारूंगा, और पहले राउंड में आउट हो जाता था सबसे। तो ये मेरा बड़ा बुरा फेस चला। आप सोचिए, मैंने इंटरव्यूज़ दिए नौकरियों के लिए, बड़े साधारण इंटरव्यूज़, जहाँ वो चाहते थे कि मुझे ले लें, कंपनियों ने पूरी कोशिश की, बट फिर भी मैं वहाँ पे हकला रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। तो अपने आप में एक फेथ खत्म हो गया, और ये बहुत ख़राब चीज़ है। हम कई बार आजकल भी देखते हैं बच्चों में इतना प्रेशर है, वो अपने आप पे ले लेते हैं कि मैं इस, और हमेशा दूसरों की कामयाबी से तुलना। एग्जैक्टली। मुझे लगता था आई एम द अनलकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अनलकीस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, एंड सम पीपल हैव ऑल द लक। ये बहुत गलत चीज़ थी। आज मैं देखता हूँ कोटा में लोग जाते हैं, सुसाइड करते हैं बच्चे। ये बेवकूफ़ी कभी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई अंत नहीं है। आपने बुरा समय निकला तो आप उबर भी सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए आपको कोई सेल्फ हेल्प बुक या किसी मोटिवेशनल गुरु की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, जिन चीज़ों को मैं भाग रहा हूँ, डिप्रेशन जिसका कारण बन रहा है, मैं उसको फेस करना पड़ेगा। एंड द बैटल लाइज विद इन। कोई दार्शनिक बात नहीं, बट फैक्ट है। तो मैं जिस मैथ्स में IIT में जाके फेल हो, उसी मैथ्स को मैंने UPSC के लिए सेलेक्ट किया कि मैं इसी को पढ़ूंगा। और अब विश्वास करिए सौरभ, जो पहले मुझे 6-7 अटेम्प्ट्स लगते थे एक सवाल करने में, होते होते वो 3-4 महीने में एक अटेम्प्ट में ऐसे होने लगे, क्योंकि मैं कोशिश करने लगा, मेहनत करने लगा। पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आएगा, पहले पढ़ ही नहीं रहा था। तो मैं डर रहा था। कई बार हम लोग कहते हैं ना, वी रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस। पब्लिक स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, घबराता, मैं कांपने लग जाता, ऐसे पब्लिक में मेरा हाथ कांप जाते थे। आज मैं हज़ारों लोगों के सामने बोलता हूँ, पूरा देश में मुझे लोग बुलाते हैं कि आप बताइए, मोटिवेशनल स्पीकर। बड़ी अजीब सी बात है, जो आदमी खुद इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा था IIT में, आज वो लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर। अपने आप को रोल मॉडल तो नहीं बोलूँगा, बट कई लोग सीखते हैं कि अरे ये IIT में 6.7 थे, आज IPS में किताब लिख दी, इन पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं रियली आपके चैनल के माध्यम से, ललन टॉप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सारी चीज़ आपके दिमाग में है, सारी चीज़ आपके दिमाग में। तो फिर UPSC दिया, IPS में सिलेक्ट हुए और कार्डर मिला बिहार। जी हाँ। और रहने वाले आप राजस्थान के। घर वालों की ऑनेस्टी बताइएगा, क्या थी पहली रिएक्शन? देखिए, लोग घबराए थे, फैक्ट है, मैंने किताब में भी लिखा। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले तो IPS ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज वेरी प्राउड एंड आई थॉट आई वॉज वेरी लकी ऑल्सो। हमारे देश में मेरे से होशियार और मेरे से ज़्यादा मेहनती लोगों की कमी नहीं है। तो मैंने मेहनत की, होशियार था, लेकिन किस्मत भी थी। तो जो मेरे को IPS मिला, लकीली मैं थोड़ा यंगर एज में आ गया, मेरे अटेम्प्ट्स भी बाकी थे। कई लोगों ने बोला वापस एग्ज़ाम दो, बट मैं ऑलरेडी बहुत खुश हो गया कि वर्दी पहनने को मिल रही है। देखिए, गर्व होता है। आई वॉज वेरी प्राउड टू बिकम एन IPS ऑफिसर। और बिहार उस वक्त, देखिए, चैलेंजेस मिलते हैं। आई नो इट विल साउंड वेरी क्लीशेड कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बिहार जैसे स्टेट में जो प्यार मिलता है, वो बहुत कम स्टेट से मिलता है। आप अपना काम नॉर्मली भी करते हैं। जैसे मैं सिर्फ लोगों के फ़ोन उठा लेता था डायरेक्टली, उनको लगता था अरे SP साहब कमाल के, हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, एक्सेसिबल है। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगती थी कि फ़ोन तो मेरे को दिया इसीलिए सरकार ने कि फ़ोन उठा के लोगों को जवाब देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें
बाकी काम तो अपनी जगह, छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को बड़ा वहाँ मान सम्मान मिलता है। कोई भी एसपी होता है वहाँ बिहार में, आप देखिएगा 10-10, 20-20 साल भी बाद भी लोग उसको याद करते हैं। हमारे से पहले बहुत अफसर थे जिनका आज भी नाम लोग लेते हैं। यूपी बिहार में जी, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जी हाँ, कई अधिकारियों के बारे में दंत कथाएं हैं। फलाने कप्तान साहब आए थे वो ऐसे थे, ढिकाने डीएम आए थे ऐसे थे। तो वहाँ का प्यार मोहब्बत जो जनता की मिली, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि मैं ललन टॉप पे आया हुआ हूँ, लेकिन वाकई में ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत और हमेशा से कल्चर था। बिहार वाले तो बहुत प्यार देते हैं। अभी मैं पिछले दिनों पटना गया, बहुत प्यार मिला। तो इतना फिर आपको हाई मिलता है यंग अफसर को, यंग आदमी को, जिसने पहले इतने फेलियर्स देखे, सडनली उसको जनता इतना प्यार दे, तो उसको और क्या चाहिए। आप समझ लें एड्रेनलिन हमेशा आपका हाई रहता है, आप तो कहते हैं जोश में रहते हैं कि और काम करना, और काम करना। तो बिहार में 14.5 साल रहा, 8 जिलों में एसपी रहा, मेरा समय बेहतरीन रहा वहाँ पे। और मुझे जनता का ही नहीं, सीनियर्स का सहयोग मिला, मेरे जूनियर्स का मिला, और सारे जितने राजनेता थे, मुख्यमंत्री थे, सबका ज़बरदस्त सहयोग मिला। ये जब आप पुलिस कॉप होते हैं, कई अपराधियों को आप गिरफ्तार करते हैं, इनकाउंटर होते हैं, जांचें होती हैं, उसमें से एक अपराधी जिसका इस किताब में नाम है विजय सम्राट। जी हाँ, मेनली कहानी उसको पकड़ने की, जब आप शेखपुरा, जी हाँ, एक नया बना जिला है, वहाँ के एसपी थे, जी, कप्तान थे जी। और तो ये कहानी आपने किसको सुनाई, ये किताब की शक्ल में कैसे आई, ये बताइए, और फिर हम कहानी की तरफ। ये बड़ी मज़ेदार बात है क्योंकि असली नाम उनका कुछ और ही है जो अपराधी थे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, बट उनको पकड़ना काफ़ी टेढ़ी खीर हो गया था क्योंकि वो जेल से भागा था, काफ़ी दुर्दांत अपराधी था, पुलिस वालों को मार के जेल से भागा था, और उसका काफ़ी एक छत्र राज हो गया था। नई सरकार बनी, माननीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उनके टाइम भी उसने 1-2 घटनाएं कर दी। तो इस सरकार बिल्कुल सुशासन पर चल रही थी, उन्होंने कहा कि चैलेंज पे तुरंत उसको पकड़ना है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, उसको पकड़ा, लेकिन मैंने इसको कन्वेंशनल पुलिसिंग से नहीं पकड़ा। आज वो कन्वेंशनल पुलिसिंग है, लेकिन उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बहुत कम होता था। 2006 की बात है। वो सारी मैंने जितनी चीज़ें थी, टावर लोकेशंस, मोबाइल का जो भी है, प्लस साम दाम दंड भेद, जो एक मैं एक अपराधी की तरह सोचता था कि अब वो क्या सोच रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं कि उसको कैसे करूं। ये अपराधी 50-60 लोगों के साथ घूमता था, इसको मैंने आइसोलेट कर दिया बिल्कुल, इसकी गिरोह में फूट डाल दी कि बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ किया। इनका 1-2 जगह अनैतिक संबंध थे, उनको भी हमने यूज़ किया। जिन महिलाओं के साथ संबंध थे, उनको बिना उनकी जानकारी लिए हमने उनको कैसे एक, आप कह सकते हैं, ल्योर किया। नहीं, स्टोरी तो बहुत दमदार थी। ये किताब की शक्ल में कैसे आई? तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ के लिए मुझे कई लोग बुलाते थे बिहार में भी कि आपने इसको पकड़ा कैसे। आप विश्वास करेंगे, मुझे हाई कोर्ट के जजेस बुलाते थे कि आपने इसको पकड़ा कैसे। तो जब मैं उनको बताता था तो बोलते थे, अमित इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। तो ये दिमाग में रह गया 10 साल पहले, अच्छा तो फिल्म बननी चाहिए, हाँ, बस रह गया। फिर मैं आया, मेरे किस्मत एज आई टोल्ड यू, अक्षय कुमार से दोस्ती हुई, और बातों में ऐसी ही उनको मैंने ये बात बताई। तो अक्षय कहाँ मिल गए वहाँ? अक्षय जैसलमेर में मुझे मिले, जब मैं बीएसएफ में डीआईजी था जैसलमेर में। और बातों में उनको मैंने शूट करने आए थे। हाँ जी हाँ, एयरलिफ्ट के शूट करने आए थे। मैंने ऐसे ही उनको बताया, तो उन्होंने मुझे नीरज पांडे से इंट्रोड्यूस करा। नीरज पांडे आप जानते हैं कितने देश के बढ़िया डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने जब स्टोरी सुनी, उन्होंने कहा तो वाकई में फिल्म बनने लायक है। और 15-20 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आप सिर्फ फिल्म ही क्यों कर रहे हो, आप एक किताब क्यों नहीं लिखते हो। तो मैंने 1-2 बार सोचा कि किताब लिखने की इच्छा तो हमेशा से थी, क्योंकि लिखने में अच्छा था। ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, आईआईटी में भी एडिटर था, स्कूल मैगजीन का एडिटर था, और सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा अच्छा है। लेकिन किताब लिखना एक मेहनत का काम है। मैं कहा कौन लिखेगा। बट फिर ट्विंकल भी मिली। ट्विंकल ने बोला, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक नाउ, आप लिख के देखिए और आप फेलियर के बारे में मत सोचिए, अब तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। और फिर पेंगुइन ने मेरे को अप्रोच किया ट्विंकल के माध्यम से, इमरान हाशमी के माध्यम से, और फिर ये मैंने किताब लिखी। और मैं इमरान हाशमी भी, जी हाँ, इमरान हाशमी किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन है, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। उन्होंने खुद भी किताब लिखी, द किस ऑफ लाइफ। और काफी बच्चे का पूरा कैंसर वाला प्रोसेस। यस, काफ़ी पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। और उन्होंने पेंगुइन को बताया मेरे बारे में। तो पेंगुइन से मुझे फ़ोन है, हुसैन जरी साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस। जी, ब्लैक फ्राइडे, डोंगरी टू दुबई, बाइपोलर टू बैंकॉक। तो फिर जब आई गया तो जो वो चीज़ मेरे पास चल के आ गई। कभी कभी आप कह सकते हैं आप बहुत लकी होते हैं, बट कहते हैं ना, व्हेन यू डिजायर समथिंग द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन। पाउलो कोएल्हो। यस, तो मैंने फिर एक किताब लिखी, जब चलकर ही आ गई। कभी सोचा नहीं था कि पेंगुइन खुद मुझे एक दिन बोलेगा। और किताब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, मैंने खुद नहीं सोचा था। 4 रीप्रिंट्स हो गए इस किताब के, और फिल्में बन रही हैं इस पे, वेब सीरीज़ की बात हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि लोग पुलिस वाले के बारे में बहुत अच्छा सोच। बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको पोर्ट्रे ऐसे किया है।
इसमें शुरुआत में एक प्रसंग का जिक्र होता है अमित, जिसमें आप नए नए एक ज़िले में पहुंचे हैं, एएसपी हैं, और वहाँ पे एक अपराधी का बड़ा जलवा है और आप जाके उसको वो ट्यूबवेल वाला कमरा जो होता है, जी हाँ, वो वाकया बताइए, वो प्रसंग क्या है? कि प्रसंग ये है जब मैंने मुंगेर नाम के जिले को ज्वाइन किया बिहार में, वहाँ पे फिर खबरों में था AK-47 के चलते। तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी देशी कट्टे और सब उस ज़माने में बनते थे। तो वहाँ के डीआईजी ने मुझे आते ही बोला कि तुम इन क्रिमिनल्स को पकड़ो। और मैं आपसे कुछ सच बात बताऊँ, बिल्कुल यंग एएसपी था, नौकरी ज्वाइन की थी, और मैंने पता लगा ड्राइवर वगैरह से, बोला सर ये तो 10-10 साल से गए हुए हैं, CRPF भी आई, सब आई, बट बड़ा मुश्किल इसको पकड़ना हो रहा है। मुझे लगा जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ पाए तो मैं क्या पकड़ पाऊँगा, बट मैंने कहा मैं कोशिश करके देखता हूँ। यंग IPS ऑफिसर के पास जनता अक्सर आती है क्योंकि उनको बहुत उम्मीद होती है, आपकी छवि बिल्कुल एक स्लेट की तरह होती है, लोगों को पता नहीं होता है, वो उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास कुछ लोग आए मिलने मेरे ज्वाइन करने के 3 दिन बाद ही, कि सर ये जो अपराधी इस ट्यूबवेल के पास ऐसे ऐसे छुपता है। मुझे लगा कि पब्लिक को पता है कि कहाँ छुपता है। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना आसान है इसको पकड़ना, फिर भी मैंने कहा चलो देखता हूँ। तो मैं इस अपराधी के घर पे मैंने छापा मारा, वो घर पे नहीं था। चाय पानी पूछा गया? आप हंसेंगे कि उसकी पत्नी ने मुझसे पूछा आप चाय पियेंगे, मतलब मुझे लगा मैं अपराधी घर पे आया हूँ छापा मारना, उसकी पत्नी पूछ रही है। कभी कभी जिंदगी फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और उस वक्त मोबाइल फोन होते नहीं थे, ये थी बात 2000 की। मैंने वहीं से अपनी पत्नी को सर्किट हाउस में फ़ोन किया कि यार मैंने एक डायरी में कुछ लिखा हुआ है एड्रेस अपराधी के बारे में, उसी अपराधी की घर से फ़ोन कर रहा हूँ अपनी पत्नी को कि वो मुझे ज़रा बताना क्या क्या लिखा था। तो मेरी पत्नी ने किताब खोली, बता देखे ताड़ के पेड़ हैं, ट्यूबवेल है पास में ही 100 मीटर है। मैंने अपने एक SHO को पूछा, तिवारी उनका नाम था, अभी तक याद है, कि तिवारी बाहर आपको कोई दिख रहा है 2 ताड़ के पेड़ ट्यूबवेल? बोला सर वो 100 मीटर दूर दिख रहा है। मैंने अपनी पत्नी का फ़ोन रखा, मैं कहा चलो अपन देख आते हैं। हम दोनों वहाँ चल कर गए, कमरे में हमको कुछ नज़र नहीं आया। तभी SHO जो तिवारी थे पिस्टल निकाल के बोले बाहर और भून देंगे। तो देखा पलंग के नीचे से खट्टा खट्टा 6 फुट का जवान लेट रोल करके बाहर आ रहा, उसके हाथ में एक देशी कट्टा है। और तब भी मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मेरे को लगा कि बहुत बड़ा काम हो गया, मैं एक आदमी को देशी पट्टे के साथ पकड़ लिया। मैं बड़ा खुश हुआ, ज़िंदगी का पहली गिरफ्तारी एज एन ASP। तो मैं उसको लेकर के, पीछे से लोग चिल्लाते हुए हुजूर बधाई हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने क्या हो गया? बोला सर आपने उस अपराधी को पकड़ लिया। मैंने कहाँ पकड़ा? बोला वही तो था वो। तो आप सोचे किस्मत, पहला अपराधी मैंने प्योर किस्मत, मेहनत में बोलूँगा लेकिन किस्मत भी थी। और उसके बाद सडनली पूरे मुंगेर में हो गया कि बड़े ज़बरदस्त एक IPS अफसर आए, ये हुआ है। बट तब मेरे इन्हीं SHO ने मुझे बोला कि सर आप पे आपके ईश्वर की कृपा आप पे, हमने बहुत अफसरों को देखा, क्योंकि उसके बाद लगातार 10 दिन में एक के बाद मैंने कई अपराधियों को पकड़ लिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मेरी डेस्टिनी बोल सकते हैं, कि पुलिस भगवान ने मुझे शायद इसीलिए दिया था कि मैं अपना पूरा जीवन बदल दूं। और मैं बिल्कुल सिंसियरली, बहुत एथिकली पूरे पिछले 21 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, हमारे देश के बहुत अधिकांश पुलिसकर्मी इस तरह से काम करते हैं। कई खुद मित्र हैं जो IPS हैं, तो मैं उनको करीब से काम करते हुए देखता हूँ कितना जिले में जब पोस्टिंग होती है तो दिन रात वो, मतलब तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ईश्वर की कृपा है, इसको मुझे ऐसे मौके को, मतलब एक सिग्नल मुझे मिल रहा है। अब फिर मैंने बिल्कुल पहले भी सिंसियर था, लेकिन फिर उसको मैंने एक मिशन बनाने लगा। इसमें एक फेज़ आता है जिसका आपने नॉवल में जिक्र किया है कि यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि लगातार आपको ज़िले मिल रहे हैं, आपको आदत हो गई है। जी हाँ। और फिर आपको शंट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ये हुआ मेरे साथ। और मुझे अब लगता है उस वक्त मैं इमेच्योर था, ये लाइफ का पार्ट है। शंटिंग एक टर्म हमने खुद बना लिया कि भाई आप जिले में नहीं कहीं और है तो आप शंट हो गए, लेकिन एक्चुअली पनिशमेंट पोस्टिंग। एग्जैक्टली। लेकिन सारे पोस्ट, अब इसलिए नहीं क्योंकि मैं लोगों को ज्ञान देने के लिए बोल रहा हूँ, आई रियलाइज लेटर ऑन, मैच्योरिटी हर एक आदमी में आती है। मुझे रियलाइज हुआ कि सबको हर वक्त जिले नहीं मिल सकते, जिले नहीं मिलते, और पोस्टिंग्स और ये सब आपके लाइफ का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। बाद में तो इस तरह की पोस्टिंग मुझे एक ही बार और हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को फिर मौके मिले अपने कुछ और चीज़ें करने का, पढ़ने का। एग्जैक्टली। ये जो आपको IPS लोग नजर आते हैं, इनको कई बार जब सो कॉल्ड शंटिंग पोस्टिंग होती है, हैप्पी कि आई विल गेट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, आई विल गेट टू रीड। यस। और कई बार सरकार आपको सही समझ के भेज रही है वहाँ पे कि आप ये काम करिए, हम उसको सोच लेते हैं कि अरे हमको शंट कर दिया है। तो जैसे मुझे पोस्ट किया था एक BMP की बटालियन में, उसको रेज करना था, क्योंकि मेरी आदत जिलों की हो गई, तो मुझे लगा ये क्या कर दिया। आज की तारीख में मुझे कोई बोलेगा दैट विल बी चैलेंज फॉर मी टू रेज दैट। एक आप पूरी बटालियन रेज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो मुझे दुख भी हुआ कि मुझे शंट कर दिया, प्लस किस्मत की बात बोली, इंडिया उस वक्त नया नया खोल रहा था, 2004 की बात है, लिबरलाइजेशन हो रहा था। तो मेरे कई बैचमेट्स जो IT के थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, कोई जा रहा है, कोई मैकेनिकल जा रहा है। और मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी IT से पढ़ा हुआ हूँ,
पैसा वैसा आदमी 1 मिनट के लिए अपने पद से हिल जाता है। तो ये फेज लकीली बहुत छोटा रहा, 4-5 दिन में मैं वापस पटरी पे आ गया। तनु में मस्ट है। यस, और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप कमा लो, मतलब आप इतना पोस्टिंग्स के लिए सोचते हो तो लाइफ का पार्ट है, हर चीज़ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो सकती, हम लोग कोई भगवान नहीं है। और उसने ये भी बोला कि अच्छा शुरू में आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे तो बाद में आप मैच्योर हो जाएंगे। और यही हुआ। अब मेरे पास कई जूनियर्स आते हैं, वो बोलते हैं सर आप बड़े कूलली हमको समझाते हैं, आप इतने कैसे कूल है। मैं कूल नहीं हूँ, एक्सपीरियंस के साथ हुआ है। तुम भी हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स 1-2 होंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, लाइफ का पार्ट है। और होना इतनी लंबी 36 साल की नौकरी में उतार चढ़ाव तो आने ही आने। फिर आपकी पोस्टिंग होती है शेखपुरा, नया बना ज़िला, ज़्यादा सुविधाएं नहीं वहाँ पे, और बड़ा चैलेंज जो किताब में नाम है विजय सम्राट, उसको पकड़ने का, जो ये हमने कई नाम बाद लोगों में को बदल मार दिया के जेल है, से विजय भागा। सम्राट भी नाम नहीं, अब हमने इसका किताब में नाम सामंत प्रताप रख दिया है फॉर सम रीजंस। अच्छा, जो नया एडिशन है उसमें क्या नाम है? सामंत प्रताप है। सामंत प्रताप। हाँ, क्योंकि ये सब अच्छा, ये मेरे पास शुरुआती कॉपी है, असली, अनएडिटेड प्रूफ। क्योंकि ऐसे एक और नाम निकल गया था तो हमने फिर उसको बदल दिया। अच्छा। कोई वाकई में ऐसे शख्स निकल गए तो हम उनका नाम क्यों करें। पर वो तो कोई ना कोई मैच हो ही जाएगा, कोई हो मतलब। जाता है, लेकिन हाँ फिर हमने कहा किसी के भावनाओं क्यों ठेस पहुंचाएं। अच्छा, सामंत प्रताप नाम है। सामंत प्रताप हमने ऐसी और नाम। वो जो हॉर्लिक्स है वो हॉर्लिक्स ही है? हॉर्लिक्स भी कोई और, असली नाम दोनों कोई और है। नहीं, जो नई एडिटेड प्रूफ वो है हॉर्लिक्स ही, वो हॉर्लिक्स है, और ये विजय सम्राट। क्योंकि हॉर्लिक्स नाम को कोई आदमी हमको मिला नहीं अभी तक, लेकिन विजय क्या है कहानी? बड़ी मजेदार कहानी है। इसमें एक किरदार है जिसका नाम हॉर्लिक्स है, और वो एक बहुत बड़े माफिया डॉन का राइट हैंड मैन है। यस, देखिए इसमें जो किरदार है उसका मैंने हॉर्लिक्स लिस्ट से लिखा कि जब मैंने पटना सिटी एज एएसपी ज्वाइन किया, मेरे एसएसपी साहब थे सुनील कुमार, उन्होंने बोला कि अमित ये हॉर्लिक्स वा को पकड़ लेना है। हॉर्लिक्स वा को पकड़ लेना है, और ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको पकड़ना ज़रूरी है। तो मैंने उसको जब पकड़ा, थोड़ी मशक्क़त के बाद किया, देखा कि बहुत ही पतला दुबला सा है कि मतलब उसको फूंक मारे तोड़ जाए कहीं पर, इतना पतला दुबला, और लेकिन इतना कुख्यात अपराधी। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम, देखते ही गोली चलाने वाला है। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम हॉर्लिक्स क्यों रखा? मैं भी जिज्ञासा में था। तो बोला सर हम बचपन से ऐसे हैं, तो पूरा गांव बोलता था मेरे पिताजी को उसको हॉर्लिक्स पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ, तो मेरा नाम ही हॉर्लिक्स हो गया है। तो ये उसकी कहानी है। इसमें जिस अपराधी को, जिसका नाम सामंत प्रताप है इस किताब में, आपने पकड़ा है, उसमें एक चीज़ बड़ी रिमार्केबल है, वो है कि पैरेलल लिसनिंग, ये पता करना कि अपराधी कौन कौन से फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उनकी कॉल को सुनना और उसके हिसाब से रणनीति बनाना, जिसमें दिन हफ्ते लगते हैं, और वो सुनना बड़ा टीडियस जॉब है। उसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए हमारी सरकार हमको ये सुविधा देती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम परमिशन लेते हैं, होम मिनिस्ट्री से, या फिर जब स्टेट में होते थे बिहार गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी से, और बहुत कम लोगों के ऊपर हम ये सुविधा को यूज़ करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाता है तो ऐसा करते हैं। और आज ये पब्लिक डोमेन में सबको पता है कि इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे मॉनिटर करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी भी है, जैसे जैसे बदलाव आता है पुलिस को अपने आप को भी उनके साथ बदलना होता है। तो जब उनकी बातें सुनता था तो वो दिन भर बात करते रहते थे। मैं सोचता था अपनी कोई लोकेशन बता देगा, कुछ कर देगा उन अपराधियों का, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और सब। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक तो वो काफ़ी समझदार थे, उनको कुछ लोगों ने वार्न भी कर दिया था कि ऐसा ऐसा ध्यान रखना। ये तो नहीं बोला एग्जैक्टली कि क्या मैं कर रहा हूँ। ये भाई साहब जिन लोगों को कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको शायद सुन के थोड़ा शौक लगे, वो कुछ लोग जिन्होंने उस अपराधी को वार्न कर दिया था कि शेखपुरा एसपी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। पुलिस वाले नहीं, एक ही पुलिस वाला था, एक पुलिस वाला भी शामिल था, नेता भी शामिल थे, जिनका आप ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकते हैं, आपका अपना वर्दी का प्रोटोकॉल है और सब है, पर कैसे इन्वॉल्व रहते हैं? नेता भी मैं बोलूंगा बहुत छोटे लेवल के, आप वैसे किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं थे वो, मतलब वो अपने आप को नेता समझते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे वो नहीं थे जो। पर वहाँ पे कास्ट के लेवल पे क्राइम का जो अलाइनमेंट होता है, जी, वो तो है ही नहीं। देखिए जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली सब जने, चाहे कोई कास्ट भी हो, वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ज़िले में माहौल अच्छा रहे, शांति रहे। कभी कभी 1-2 जनों की वजह से, एग्जैक्टली कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा बदनाम हो जाता है। ऐसा नहीं, मैं वहाँ 15 साल रहा हूँ, ऐसा होता तो फिर तो हर मिनट कुछ ना कुछ होता। कुछ एक लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिए या कर दिए तो उसकी वजह से सारे लोग वो बदनाम हो गए। ये तो आप जानते ही हर जगह होता है, केवल बिहार में ही नहीं, कहीं पर भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी पुलिस में, बिहार पुलिस में सारे थे, वो लोग मिलके करते थे। जिन्होंने पकड़ा अल्टीमेटली इन सब अपराधियों को, उन्हीं की कास्ट के थे वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आदमी इमेज बन जाती है, ये सब हो जाती है। तो एनीवे ये सब मोबाइल फोन से, और मैंने बताया साम दाम दंड, you and your bedroom, wife, kids, हाँ। और ऐसे 8 मोबाइल हैं, और रात के 2 बजे भड़बड़ा के उठ रहे, अरे कॉल आ गया सुनने जाना। बिल्कुल, ये लगातार होता था। मैं हर थोड़ी देर में सुनता रहता था फ़ोन। फिर मेरी, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी,
मेरी वाइफ थी तो बहुत सपोर्टिव, बट वो बच्ची जग जाती थी फ़ोन की घंटी से, आवाज़ से। छोटे बच्चों की नींद खुल जाए तो फिर रोते भी खूब हैं। बहुत। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ मोबाइल को लेके दूसरे रूम में चले जाएं। बहुत छोटा घर था, 2 ही रूम्स थे, तो मैं ड्राइंग रूम में नीचे, एसपी साहब ड्राइंग रूम में चटाई बिछा के सोते थे, चादर बिछा के नीचे लेटता था। मेरे को बैक प्रॉब्लम भी थी, तो मैं फ्लैट सरफेस पे ही सोता था और मोबाइल अपने तकिए के नीचे पांचों रखता था, और वो सुनता था तो मेरे कान भी बजने लग गए थे, यू नो, कि दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। बड़ा मतलब एक, जैसे आज लोगों को एडिक्शन है, मुझे उस वक्त आज से 10-12 साल पहले ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, तब भी एडिक्शन टाइप हो गया कि मोबाइल बजता था और मैं भागता था कि वो जैसे कान में वो इको होने लग गया। हाँ, दिन भर वो रिंग रिंग बजने लगी थी। क्या वाकई उस अपराधी ने ऐसा किया था जैसा इस किताब में है कि वो गया और एक परिवार के सब लोगों को मुखबिरी के शक में मार दिया और फिर उसको पता चला कि नहीं ये तो गलत आदमी था, तो फिर दूसरी जगह जाके मारा? जी हाँ, ऐसी कई चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो जो अपराधी था उसको किसी आदमी की जान की कोई कीमत नहीं थी उसके लिए। तो आप कह सकते हैं बीस्टली, जानवर तो वर्ड अपन गलत यूज़ करते, जानवर कभी बिना किसी कारण किसी को मारते ही नहीं है, लेकिन ये अपराधी था कि बस जैसे किसी ने उसके आदमी पे जरा सी आंख भी उठा दी तो उससे बदला लेने के लिए दिन पहुंच गया 3 जनों को। जॉय ऑफ किलिंग। यस, जॉय ऑफ किलिंग, जॉय ऑफ किलिंग। फॉर हिम मर्डर वाज, इट वाज अ प्रोफेशन भी, क्या उसकी आदत हो गई थी। एंड 1 मोर नंबर आप ऐड कर दीजिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने मार दिए। लगता है उसका क्लाउड और इंक्रीज। एग्जैक्टली, उसका क्लाउड इंक्रीज होता था, उसका डर ही यही था, सारा कुछ इतना डर उसका बैठ गया था लोगों के अंदर कि वो किसी को भी आके मार सकता है। बिहार डायरीज को पढ़ के हमें एक चीज़ ये भी लगती है कि ऊपर से देखने पे हमको पुलिसिंग बड़ा ग्लैमरस सा जॉब लगता है ना, ये तो सर्वशक्तिमान लोग हैं, बड़ा मुश्किल है। खासतौर पे इसमें एक किरदार है, एक एसएचओ जो सस्पेंड हो रखा है। जी हाँ। और वो लगातार आपके कहने पे उस अपराधी का पीछा कर रहा है। देखिए, पुलिसिंग में एज आई टोल्ड यू सबको लगता है ग्लैमरस और बड़ा आसान काम है या इंस्ट्रक्शंस देना है, लेकिन इसमें हर रैंक का अफसर, चाहे वो डीजी हो चाहे नीचे का सिपाही हो, उसको इन्वॉल्व रहना पड़ता है और बहुत मेहनत पड़नी पड़ती है और लगातार प्रेशर आप पे है, क्योंकि इसमें ये नहीं कि आपने कुछ किया तो 6 महीने बाद रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स तुरंत के तुरंत चाहिए। और आपको एक टेंशन भी रहता है कि जैसे ये अपराधी फिर कोई घटना ना कर दे, अभी इसने 10-15 जनों को मारा है, हम पकड़े उससे पहले इसने फिर कुछ कर दिया, तो केवल विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक बड़ा खराब मैसेज आता है। मीडियम प्रेशर ऐसा बन जाता है कि सीएम साहब को शंट भी करना है, फिर ट्रांसफर तुरंत। और पुलिसिंग में ऐसा कोई है तो नहीं कि आपने स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल यूज़ किया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं आप अपने आप में ही हैं, और कई बार आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है, उससे आगे सोचना पड़ता है कि अब वो क्या स्टेप लेगा, आपको साइकोलॉजिकली भी उसको बीट करना पड़ता है। मैंने कितने अपराधियों को ऐसे पकड़ा कि वो क्या करेगा इस वक्त, वो सोच सोच के मैंने बहुत लोगों को पकड़ा है। तो इसमें भी ये था कि आई टू थिंक 1 स्टेप अहेड ऑफ हिम। और एज आई टोल्ड यू कि इसमें मुझे कुछ बहुत ही छोटी टीम के साथ काम करना था, जो बहुत विश्वासी लोग होते हैं, उनके साथ मैंने इसमें काम किया। मैं हर एक को बता भी नहीं सकता था मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि हल्की सी बात भी लीक हो जाएगा तो आपको पूरा ऑपरेशन, पूरा मिशन फेल हो जाएगा। व्हाट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर देते हैं कि 15 अगस्त से पहले उसको पकड़ लूंगा? मतलब वो ब्लफ था, गट फीलिंग थी, दोनों चीज़ थी, गट फीलिंग भी थी, मैसेज भी पहुंचाना था, गट फीलिंग भी थी। क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस मैंने बताया ना, जैसे आप जिंदगी में जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। मैंने थोड़ी देर पहले था, मैं जब पहले लूज़र की तरह सोचता था, लूज़र की तरह काम करता था। जब मैं पॉजिटिव सोचने लगा तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगी। मैंने ऐलान कर दिया और फिर ऑब्वियसली मेरे पे भी प्रेशर था ये कि उससे पहले पकड़ना, दिन रात एक कर देना है। फिर साइकोलॉजिकल उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने देखा कि उसके मैंने बाकी अपराधियों को पकड़ लिया है, सपोर्ट बेस खत्म हो रहा था। एग्जैक्टली। तो उसको जब मैंने अनाउंस कर दिया कि 15 अगस्त से पहले पकड़ लूँगा, तो ऑब्वियसली मैसेज उस तक भी पहुँचानी थी, और साथ साथ जनता में भी विश्वास बढ़ रहा था कि ऐसी चीज़ एक्चुअली हो सकती है। क्योंकि पहले जो अपराधी पकड़े लोगों ने, उनको भी नहीं कभी देखा था कि इनको पकड़ा जा सकता था, तो पकड़ा। और इसको बिल्कुल टेंशन, आप समझते हैं जो आदमी जितने बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं, डॉन बनते हैं, वो मुझे पर्सनल फीलिंग उतनी अंदर से कमज़ोर भी होते हैं, डरे हुए होते हैं। क्योंकि जब तक आपके साथ सब कुछ है तब तक तो आपको लगता है मेरे को कोई नहीं हिला सकता, लेकिन जिस दिन तो आप देखते हैं जहाज में सबसे पहले चूहे कूद के भागते हैं, तो यही उनके साथ होना था। जब मैंने अनाउंस कर दिया तो बहुत उसका पूरा गैंग हिल गया, कोई सरेंडर करने लग गया, कोई गायब होने लग गया। तो ऑब्वियसली जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये इन्फॉर्मेशन लीक की कि एक इनसाइडर भी हमारे साथ है। यस, तो ये तो मैंने बताया, साम दाम दंडभेद आपको यूज़ करना ही पड़ता है। जानबूझकर मैंने उसको लीक किया, ऐसी चीज़ें जिससे उसके ऊपर बहुत प्रेशर बने और हमारी सारी रणनीति काम आई। पर प्रेशर तो आपके ऊपर भी था, AK-47 लेके आप बैडमिंटन खेलने जाते हैं, डीएम साहब डर गए, बताइए। देखिए, डरना तो मैं क्या बोलूँगा, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है। हमारी ट्रेनिंग है कि हमको हथियार के साथ घूमना है, उनकी ट्रेनिंग वो नहीं है। सरदार पटेल एकेडमी हैदराबाद, हाँ यस, नेशनल पुलिस एकेडमी। और देखिए, जब ये पता चला कि मेरे परिवार पे खतरा है,
मेरे पे वो कुछ रणनीति बना रहे हैं जेल में जाने के बाद भी। तो कुछ दिन तो मैं भी नहीं गया बैडमिंटन खेलने, बट 1-2 दिन के बाद नॉट ओनली एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको लगता है कितने दिन बंद रहेंगे, तो आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो मैं ऑब्वियसली बैडमिंटन कोर्ट AK-47 में लेके जाने लगा कि भाई कुछ होगा तो देखी जाएगी। और ट्रेंड आदमी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बहादुरी दिखा रहे, अपने साथ बॉडीगार्ड्स वगैरह लेके जाते थे कि भाई हर गेट पे 1-2 जने खड़े हो जाओ। तो नेचुरली जो मेरे साथ खेलने आते थे उन्होंने जब देखा कि ये बैडमिंटन कोर्ट का माहौल ही बदल गया, तो वॉर जोन हो रखा है, तो उसके बाद नेचुरली लोगों को बड़ा अटपटा लगा। तो कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि डर गए भाई। वेलर डिस्क्रिप्शन इज़ अ बेटर पार्ट ऑफ वेलर। जहाँ किसी पे खतरा है तो वो क्यों उसमें खतरे में आएंगे। चूँकि ये बहुत ही नॉवेल स्टाइल में लिखा गया है, इज इट 100% ट्रू या थोड़ा बहुत आपने अपने इमेजिनेशन? नहीं सौरभ, ये 95% ट्रू है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें एग्जैजरेट की हैं, बहुत नाम चेंज किए हैं, हाँ, और कुछ 1-2 इंसिडेंट्स एग्जैजरेट भी किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टोन डाउन भी किया है, क्योंकि पुलिसिंग, क्योंकि आप सर्विस में हैं, आप हर चीज़ को जो कहते हो लिख भी नहीं सकते। लिख भी नहीं सकते, एथिकली भी ठीक नहीं है और अदरवाइज प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है। तो कई चीज़ें इसमें बहुत टोन डाउन की हैं, लेकिन जो रीडर है वो खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, रीडरों को पता होता है कि पुलिस जब पूछताछ करती है सख्ती से तो उसका क्या मतलब होता है, या साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, करना पड़ता है ना। जी, सिर्फ किताबी तौर तरीकों से कितना काम आता है जो सिखाते हैं ट्रेनिंग में, और जो एक्चुअल पुलिसिंग है उसमें। देखिए ट्रेनिंग काम तो आती है नेचुरली। अगर हथियार करना आपको खोलना जोड़ना नहीं सिखाएंगे तो आप हथियार चलाएंगे कैसे? हथियार की रोक वोक, और ट्रेनिंग में आने का तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे हमने जब ट्रेनिंग ली तो हमको हॉर्स राइडिंग सिखाते थे। कई लोग बोलते थे हॉर्स राइडिंग क्यों सिखा रहे हैं आप हमको, ये हमको कहाँ काम आएगी। तो लोगों ने बोला कि आप अगर घोड़े को काबू नहीं कर सकते तो आप हज़ारों की भीड़ को कैसे काबू करेंगे। बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप किसी को काबू कर सकते हैं। ये ट्रेनर का हमारा कहना था। तो कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन यस कॉन्फिडेंस तो आता है। NPA जब आप जाते हैं आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है, बदल जाते हैं। मैं खुद बहुत एक शाय लड़का था, आपको जैसे आपको मैंने लिखा है किताब में भी, IIT में लोगों से बात नहीं कर पाता था, और NPA जाके आपको पूरे परेड को कमांड करना है, आपको ज़ोर से चलाना है परेड सावधान। तो वो चीज़ बाद में मॉब पे भी चलाने में काम आती है। True. You have to sound authoritative. You have to sound authoritative. और हमारे सिपाही को, हमारे साथ जो काम करें, उनको पता होना चाहिए कि जो चीज़ वो कर रहे हैं हमको वो सब चीज़ आती है। हम बैठ के तो नहीं बोल सकते नहीं जाओ तुम गोली चलाने चले जाओ, मैं ऑफिस से तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। उनको पता है कि हमारे जो SP, हमारे जो DG हैं, उनको भी ये सब चीज़ें आती है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ये सब चीज़ें कर लेंगे। जितना वो भागते हैं उतना हम भी भाग सकते हैं। तो वो 20 किलोमीटर राइफल लेके भाग सकते हैं तो हम भी भाग सकते हैं। इसमें एक चैप्टर नंबर 22 है, ब्यूटी कुमारी वाला चैप्टर। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि वो चैप्टर था क्या। देखिए एक लड़की वहाँ लगातार फ़ोन करती थी, और आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी SP या किसी का कोई फ़ैन फॉलोइंग हो ही जाती है जी। तो फ़ोन करती थी कि सर आप बड़े अच्छे लगते हैं, और तो थोड़ा हम भी नॉर्मल पर्सन है, आपका तारीफ अच्छी लगती है, थोड़ी सी तारीफ सबको अच्छी लगती है। तो मैं उनका फ़ोन रख देता था, बात कभी नहीं करता था, व्यस्त रहता था, लेकिन लगता था कोई फ़ैन फ़ोन कर रहा है। आप बोल सकते हैं थोड़ा यंग एज थी, बचपना था, जो भी बोल सकते हैं। तो एक दिन उसने बताया कि मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। तो नाम मुझे बड़ा लगा कि नाम इतना है तो पता नहीं क्या होंगी। तो कुछ दिन बाद बोली कि मैं आपके ऑफ़िस मिलने आ रही हूँ। वो ऑफ़िस आई, और जब आई तो हमने देखा इसको कोई अन्यथा न ले, लेकिन नाम के विपरीत थी अपने पूरे। तो थोड़ा सा तो वो हमको अजीब सा लगा। वो तो ठीक है, लेकिन अपने पिता के साथ आई थी वो। अब पिता को बोला कि आप तनिक बाहर चले जाइए। मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी कि पिताजी को क्यों बाहर भेज रही है। मैं ऑफिस में अकेला था, एंड सडनली वो टेबल पे कूद गई। ये सच्ची वाकया है। और टेबल पे कूद के मेरा उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोला कि सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपके घर में आना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। और हम दीदी को मना लेंगे। इनकी वाइफ के लिए बोल रही कि हम दीदी को समझा देंगे कि हम। तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ होता है। और तुरंत मैं चलने लगा अपने बॉडीगार्ड्स के लिए, अजीत, ये सब के नाम चलने लगा। वो अंदर रिवॉल्वर निकाल के आया, उनको लगा क्या हो गया। तो देखा कि ये दृश्य कुमारी ने कलाई पकड़ रखी है कप्तान साहब। तो उनको किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके उनको मैडम मैडम करके बाहर ले गए वो, और मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। और तो फिर जब आपने तनु मैम को बताया? अब मैं फिर घर आया, उस वक्त तो टेंशन होता है घर आके, लेकिन फिर से वही अपना जो अंदर शेख चिल्ली आदमी होता है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि क्या सोच के तुमने मुझसे शादी की। मुझे लगा बोलेगी बड़े स्मार्ट हो, हैंडसम, या जो भी होता है, हमारे ईगो मसाज वो नहीं होता है।
उसने बिल्कुल मेरी तरफ देखा भी नहीं, बॉदर भी नहीं किया। बोला आप IPS इसलिए शादी कर ली मैंने तो फिर मुझे ब्यूटी कुमारी हमारी फैन है और हमारी वाइफ हमारी फैन नहीं है। यस तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ना हो, ना केवल मेरी पत्नी, यस हम सभी की पत्नी, हम श्योर आपकी पत्नी भी है, यस नहीं तो हम सब बिल्कुल हवा में मेरी इतनी धुलाई करती हैं वो, यस और ज़रूरी तुमने यहाँ गलत बोला, यहाँ ऐसे गलत बोला, ये तुम्हारा तरीका गलत था, मतलब वो सबसे बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप तो दलाल ऑन टॉप में आ रहे हैं, आप आके बॉस से आप ही सोचेंगे मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, घर जाके ज़रूरी होता है ये सब। तो ये हम लोग लकी हैं कि अच्छी पत्नियां मिली और बिल्कुल ग्राउंडेड रखती हैं हमको हर तरीके से। पर दूसरों की पत्नियों की बात आप बहुत सुनते थे फोन पे उन अपराधियों को पकड़ने के क्रम में, है जी। इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है क्रेजी किया रे। हाँ हाँ, क्या बातें करते हैं अपराधी जब वो रोमांटिक होते हैं? बट आई एम श्योर दे आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल नॉर्मल बीइंग हो। उस वक्त जो ये अपराधी था ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था दिन भर, जो एक दूसरे अपराधी की पत्नी थी। जी हाँ, अपनी वाइफ से नहीं बात करता था। अपनी वाइफ से तो बहुत ही, हाँ, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही, टाइम्स ऑफ इंडिया आया कि नहीं आया, कम बात करता था, लेकिन दूसरे की उससे, और मतलब जिससे इसका अफेयर चला था बहुत बात करता था। और उस वक्त ये फिल्म आई थी धूम, प्योर चांस की बात है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म थी, उसमें गाना था क्रेजी किया रे। तो ये हर थोड़े दिन लगता है इसने कहीं देख लिया होगा, उसको बहुत पसंद था गाना, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता रहता तुम एकदम वैसी लगती हो, वो हीरोइन जैसी लगती हो, और मेरा दिमाग खराब हो जाता था और उस वक्त क्या था, आपको लग रहा है कि इस रोमांटिक बातचीत में कहीं लोकेशन ना बता दे, मैं सुनता रहता था कि कभी तो बोलेगा, लेकिन वो 2-3 घंटे बात करता था। ये उस वक्त क्या था, रिलायंस टू रिलायंस फ्री कोई स्कीम शुरू हुई थी रात में 10-11 बजे से सुबह के, मेरा दिमाग खराब हो जाता था, सुबह 4 बजे उठ के फिर बात करने लग जाए। अच्छा मैं एक भी मोबाइल फ़ोन मिस ना कर पाऊँ कि क्या पता कभी कोई काम की बात हो जाए, और बातें होती थी क्रेजी किया रहेगी, रोमांटिक दुनिया भर की फालतू की बातें। और मुझे लगता था मेरी भी शादी हुई है, मैं भी एंगेज था, ऐसी बातें तो मैंने भी कभी नहीं की, इतनी बात आप कैसे कर सकते हो और बाद में मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती थी घर पे खाना क्या बनाऊँ, लौकी की सब्ज़ी बना दूँ, ये कर दूँ, या बच्चों की फ़ीस जमा नहीं की आपने। मैं तो ये बातें करता था, नल ख़राब हो गया घर का देख लेना, किसी को बोल देना नल ठीक कर देगा, लेकिन ये दिन भर अपनी रोमांटिक बातें करता था। तो मुझे कई बार लगता था कि क्या किस्मत है इसकी, मतलब। एंड फाइनली यू कॉट हिम। काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी मुश्किलें, और वो साबुन रगड़ता हुआ बाथरूम से, हाँ, और फिर उसको पेश किया गया सामने। वो जब वो गिरफ्तार हुआ, मैंने नहीं गिरफ्तार किया था, मेरे जो ऑफिसर थे रंजन, वो खुद गए थे और उसने इसी हालत में पकड़ा कि बाथरूम में नहा रहा है, साबुन लगा हुआ है बॉडी पे, और वो लेकर आया। जब तक तो ऑब्वियसली साबुन वाबुन सूख चुका था, लेकिन जब आया तब भी इस अपराधी का गुरूर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसकी इतनी आदत बिगड़ चुकी थी कि उसको लगता था कि मेरा एक छत्र राज है इन 3-4 जिलों में। लेकिन फिर पुलिस होती है, जनता ने बिल्कुल उसको बताया। उसको बाद में हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराया, हाँ, उम्र कैद कराई हम कोर्ट में, उसका सबूत हमने पेश किए। काफ़ी मेहनत, जेल ब्रेक वाले केस, हाँ, काफ़ी मेहनत की, बहुत प्रोफेशनली इसको फिर हमने पूरा हैंडल किया जब वो आ गया। हाँ, क्योंकि अपराधी को पकड़ने के बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसको सजा हो। यस, क्योंकि गवाह मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, आप जानते हैं, इतना उसका खौफ था। लेकिन हमारे पुलिसकर्मियों को सैल्यूट, जितने बिहार पुलिस के थे, सब ने मिलकर इसमें गवाही दी, सब कुछ किया, कुछ सिविलियंस भी थे, और बहुत ही बढ़िया ये ट्रायल हुई। और बहुत जल्दी हम माननीय हाई कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का सबको धन्यवाद देंगे, बहुत जल्दी उन्होंने इसमें ट्रायल करा के सजा दिलाई। ऐसा लगे जैसे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको थैंक यू बोलना, नहीं, ये सच में कृतज्ञता रहती है, सच में वो देखिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराना इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे, कृतज्ञ तो बिल्कुल मैं हूँ। और जजों ने भी तो वो जिस चीज़ का ख्याल रखा होगा, ख्याल रखा है उन्होंने, बिल्कुल ख्याल रखा है। तो हमारी जो मेहनत सफल भी उनकी वजह, नहीं तो आज जेल के बाहर होते वो लोग। इट्स अ टीम वर्क। यस, मगर जब लगा कि सब ठीक हो गया है, अपराधी गिरफ्तार हो गया है, आपको भी एक और बड़े जिले की, जहाँ का घर ठीक था, जहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर के घर में जाके नहीं रहना पड़ा था, पोस्टिंग मिलती है, फिर आपके परिवार पे हमला होता है बमों से। यस, उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रोफेशनल हैजर्ड है, और इस अपराधी ने तो ठान ही लिया था कि वो मेरे पीछे, मेरे परिवार के पीछे आएगा, क्योंकि उसको बहुत दिल पे चोट लगी थी कि पुलिस ने गिरफ्तार, गुरूर उसका ध्वस्त कर दिया। यस, गुरूर ध्वस्त किया था। लेकिन ये प्रोफेशनल हैजर्ड है, और न केवल मेरे साथ, ये किसी भी पुलिसकर्मी के साथ हो सकता है। हम लोग बेगूसराय पोस्टिंग हुई थी, जी हाँ, लेकिन एज अ पुलिसकर्मी मैं और मेरा परिवार इन चीज़ों के लिए तैयार था। मैं अपने बारे में नहीं, पूरे इंडिया के पुलिस वालों की तरफ से बोल सकता हूँ। आज जैसे हमारे कहीं भी जवान जाते हैं तो सबको पता है प्रोफेशनल हैजर्ड है, कहीं भी कुछ हो सकता है, तो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसको हमने बहुत बिना टेंशन के, मैं कंसर्न्ड हूँ बट आई एम नॉट वरिड, दोनों में फ़र्क होता है।
मैं ख्याल रखता हूँ अपने परिवार का, लेकिन वरिड नहीं हूँ। रोज़ रोज़ ऐसे सोचूंगा तो फिर नौकरी कैसे करूँगा। क्योंकि घटना हुई, 1-2 घटनाएं हुई, लेकिन वी आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। जो मेरे परिवार को क्लियर एंड प्रेजेंट थ्रेट है, तो उसका हिसाब मतलब जिम्मेवारी मेरे को ही लेनी पड़े। मैं खुद सीनियर पोस्ट पे हूँ, आई कांट टेल समबडी एल्स कि प्लीज़ मेरा ध्यान रखो। तो मैं खुद ट्रेंड हूँ उसके लिए, मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम है। अब तो आप बीएसएफ में हैं, जैसलमेर रहे काफ़ी समय। जी हाँ, वहाँ भी खूब कहानियाँ अमित लोढ़ा का इंतजार कर रही हूँ। बहुत अच्छा मेरा, क्योंकि बॉर्डर जी हाँ का है इशू। तो देखिए वहाँ पे कहानियाँ ऐसी कोई थ्रिलिंग तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पुलिसिंग और बीएसएफ के उसमें काम में फ़र्क है। प्लस जैसलमेर, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एक रिलेटिवली बहुत पीसफुल एरिया है। काफ़ी वहाँ पे मतलब हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बहुत सिक्योर है। बीएसएफ के जवान सभी देश में मेहनत करते हैं, बट वहाँ क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है, डेजर्ट है, जनता का सहयोग है, तो पूरा सिक्योर है। तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत टेंशन में काम करना पड़ा, बट बीएसएफ जवानों के साथ जो मैंने काम किया ज़रूर मैं उस पर कहानियाँ लिखूँगा। वहाँ जब भी हमको कोई जवान मिलता था, क्या गर्मी हो चाहे धूप हो, यू नो, काफी मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी मुश्किल है। 50 डिग्री टेम्परेचर है। जून में वो गश्त करते हुए, सरकार है बीएसएफ की, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, डीजी साहब, वो खूब मदद करते हैं उन सब की, राइट फ्रॉम पानी पहुंचाना टू उनको एयर कंडीशनर लगाना। बट उसके बाद भी जब मौसम है, प्राकृतिक सिस्टम से तो हम भिड़ नहीं सकते। बट उसके बाद भी आप विश्वास करें, कभी किसी जवान ने नहीं बोला सर हमको गर्मी है या हमको पीने के लिए दिक्कत हो रही है, हमको नहाने में दिक्कत हो रही है। वो पसीने से तरबतर रहता था, बट बोलता था सर आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो ऐसी फोर्स में अगर आप काम करें तो आपका तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द बीएसएफ, एंड नॉट ओनली द बीएसएफ, ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, यूनिफॉर्म सर्विसेज। बदन पे वर्दी आने का एक अलग ही। और मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वर्दी पहन ली मैंने। ज्वाइन करने से पहले हम लोग जानते नहीं कि कितनी दिक्कतें होती हैं। जब ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि सिस्टम में रहते हुए आप कितना आपको जुझारू होना पड़ता है, कितनी चीज़ें जिसमें सरकार कितनी हमारी मदद कर रही है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि वो खत्म अथाह सागर की तरह है। और हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स कांस्टेंट है हमारा टाइम। हमको कोई भी रिजल्ट तुरंत देना है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पुलिस वाले, हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे सभी लोग कितनी मेहनत करते हैं। नौकरी के आने के 10 दिन बाद मुझे समझ में आ गया। आखिरी आने से पहले तो आप सबको लगता है कि बस हम ही सिस्टम में आएंगे तो बदल देंगे। आने के पता चलता है कि सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हम ही लोग सिस्टम बनाते हैं। मेरे से पहले लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम में भी कितना आपको प्रेशर्स हैं, कितना टेंशन है, कितने लगातार आपको प्रयास करने पड़ते हैं, और कितनी बार आपको जनता का सहयोग चाहिए, कितनी बार आपको किस्मत चाहिए। अपराधी पे तो कई लोग हैं, मैंने आपको बताया, मैंने खुद उसको अपराधी को मुंगेर में पकड़ा, तो मेरी किस्मत थी कि मैंने उसको पकड़ लिया। लकी लोढ़ा। यस, तो समटाइम्स यू हैव टू बी लकी। बिहार डायरीज किताब वाला में आज की किताब, जिसमें कई रोचक छोटे छोटे प्रसंग हैं। जैसे एक पुलिस के बड़े अफसर सूसू करने उतरते हैं और उनके वो सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। उनके ड्राइवर और उनको लगता है कि साहब बैठ गए, तो वो लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं और उनके पास ना मोबाइल फ़ोन, वो भी उनकी सीट पर रखा है सब कुछ, और बेचारे फिर पैदल पैदल जाते हैं पास के थाने में, और थाने के लोगों को भी लगता है कि कोई आदमी आके मजाक कर रहा है कि एडीजी साहब हैं। जी हाँ, ये सच बात है। और मेरे को मेरे एक सीनियर अफसर ने कहानी बताई थी, तो मुझे इतना रोचक लगा कि मैंने इसको इस किताब में डाल दिया। तो ऐसे कई प्रसंग हैं, या ऐसे प्रसंग की जब आप नए नए पोस्टिंग पाते हैं और आपको लगता है कि 2-4 झड़ापे तो रसीद कर ही दो, और कई बार वो अपराधी की जान बचाना भी आप ही के जिम्मे है। तो अमित लोढ़ा जिप्सी में डाल के उसको रांची की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं, और सबसे दिलचस्प है कि किस तरह से शेखपुरा के एक दुर्दांत अपराधी को, जिसका किताब में नाम है सामंत प्रताप, उसको कैसे पकड़ा जाता है। महीनों की रणनीति, मोबाइल पे सुनना, फूड डालना, सारे चेक पॉइंट्स चेक करना, कहाँ गिरफ्तार करना है, और वो उसके परिवार वालों की किस तरह से जासूसी करनी है और किस तरह से प्लान करना है, और पुलिस से किस तरह का सपोर्ट लेना है, कि सस्पेंडेड ऑफिसर को किस तरह सपोर्ट करना है, होम सेक्रेटरी से कैसे लेना। और उसमें भी कई बार आपने खुद टाइप की है कि साहब मुंशी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं किसके लिए परमिशन ले रहा हूँ। तो बहुत सारी सीक्रेसी ध्यान। वेरी इंटरेस्टिंग बुक दिस इज़, बहुत ही रोचक। और जिन लोगों की इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी है, जो सत्य से बुनी गई हैं, जो पुलिसिंग से जुड़ी हुई हैं, अपराधियों से जुड़ी हुई हैं, बिहार की क्राइम जगत से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए इट्स अ मस्ट रीड। और अब तो नीरज पांडे जो कमाल के फिल्मकार हैं, वो इस पर फिल्म भी बना रहे हैं। तो हमें उम्मीद है नीरज बाबू फिल्म भी एकदम झामफाड़ बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको अमित लोढ़ा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वर्दी वाली जो ड्यूटी है वो करते हुए आप लगातार ये कहानियाँ वक्त निकाल के
लिखते रहेंगे। थैंक यू सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ललन टॉप पर आए, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं किताब वाला। किताब वाला में अगली कौन सी किताब हो इसके बारे में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने बिहार डायरीज पढ़ रखी है वो भी अपनी प्रतिक्रिया से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकते हैं। और जो दूसरी किताब है उनके बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी ऐलान, एक हमारी नई सीरीज़ शुरू हो गई है जिसका नाम है पढ़ाकू विमान। लड़ाकू विमान बम गिराते हैं, पढ़ाकू विमान किताबें गिराते हैं। तो अगर आप भी पढ़ाकू विमान हैं और बहुत तेज़ी से किताबें गिराते हैं तो आप भी इस सीरीज़ में फीचर हो सकते हैं, या इस सीरीज़ को देख के आप जान सकते हैं कि दुनिया कौन सी किताबें पढ़ रही है। शुक्रिया।